हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन एवं आज़ाद हिंद फौज के बाद उन घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे जिसने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने का प्रयास किया था, लेकिन उसकी विफलता ने कैबिनेट मिशन को भारत में आने पर मजबूर कर दिया था। तो शुरू करते हैं आज के क्लास को और सबसे पहले बात करते हैं राजगोपालचारी फार्मूला, जिसे संक्षेप में CR फार्मूला भी कहा जाता है। और यह फार्मूला कब आया था? तो 1944 ईस्वी में। क्या हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य संवैधानिक गतिरोध को हल करने का प्रयास बराबर चल रहा था। इसी संदर्भ में कुछ प्रयास व्यक्तिगत स्तर पर किया गया था, जिसने गतिरोध को दूर करने के लिए कुछ सुझाव दिए एवं कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। इसी तरह का व्यक्तिगत स्तर पर एक प्रयास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सी राजगोपालचारी ने किया था। सी राजगोपालचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने किया था। तो सी राजगोपालचारी ने 10 जुलाई 1944 ईस्वी को दी वे आउट नामक एक पैम्पलेट जारी किया था, एक प्रपत्र जारी किया था, जिसमें एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें एक फार्मूला प्रस्तुत किया गया था। और वह प्रस्ताव क्या था? तो वह प्रस्ताव था कि संवैधानिक गतिरोध को हल करने के लिए कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। समझौता स्थापित करने का फार्मूला प्रस्तुत किया गया था। तो चूंकि यह प्रस्ताव सी राजगोपालचारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो इसी वजह से इस प्रस्ताव को, इस फार्मूला को इनके नामों पर राजगोपालचारी फार्मूला कहा गया, जिसे संक्षेप में CR फार्मूला कहा जाता है। तो यह तो था प्रस्ताव। अब बात करते हैं, मतलब प्रस्ताव था जिसे राजगोपालचारी फार्मूला कहा गया है। तो अब इसके संदर्भ में बात करते हैं कि इस राजगोपालचारी फार्मूला का समर्थन किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। वैसे बात करें तो यह जो राजगोपालचारी फार्मूला था, यह अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। मतलब पृथक पाकिस्तान की जो अवधारणा चल रही थी, तो उसी का यह अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रस्ताव था। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे? तो अभी इसके बारे में जानेंगे। तो बात करते हैं कि जब राजगोपालचारी ने यह प्रस्ताव, यह फार्मूला प्रस्तुत किया, तो इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था? तो प्रावधान किया गया था कि मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे तथा अंतरिम सरकार, जिसे अस्थायी सरकार भी कहा जाता है या अनंतिम सरकार भी कहा जाता है, तो अंतरिम सरकार की स्थापना में कांग्रेस का सहयोग करे। यह पहला प्रावधान था इस प्रस्ताव में। दूसरा जो प्रावधान था वह क्या था कि युद्ध के मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों को आत्मनिर्धारण का अधिकार प्रदान किया जाए। यह दूसरा प्रस्ताव क्या था? तो आइए इसे समझते हैं डिटेल से।
इसके द्वारा यह कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वोत्तर एवं पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, एक कमीशन का गठन किया जाएगा। मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों का निर्धारण करने का मतलब क्या हुआ कि वैसे क्षेत्रों का निर्धारण करना जिसमें मुस्लिमों की संख्या सबसे अधिक हो। तो वैसे मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। किन क्षेत्रों में? तो पूर्वोत्तर भारत एवं पश्चिमोत्तर भारत में, अर्थात उत्तर पूर्वी भारत एवं उत्तर पश्चिमी भारत में। क्षेत्र का निर्धारण करने के बाद क्या होगा कि उन क्षेत्रों में जनमत सर्वेक्षण करवाया जाएगा, जिसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि उस क्षेत्र के लोग भारत से पृथक होना चाहते हैं या फिर भारत में ही रहना चाहते हैं। जनमत सर्वेक्षण मतलब लोगों का सर्वेक्षण, लोगों के मत का सर्वेक्षण, जिसके आधार पर उन क्षेत्रों में यह तय किया जाता कि उस क्षेत्र के लोग भारत में ही रहना चाहते हैं या फिर भारत से अलग रहना चाहते हैं। अब बात करें कि इसका मतलब यह हुआ कि इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि यह जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे राजगोपालचारी फार्मूला कहा गया है, तो यह अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान के अवधारणा का ही एक प्रस्ताव था। तो अब बात करते हैं इसमें तीसरा प्रावधान क्या किया गया था। तो वह था कि देश के विभाजन की स्थिति में रक्षा, दूरसंचार एवं वाणिज्य जैसे मुद्दों का संचालन एक ही केंद्र से किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि देश का विभाजन हो ही जाता है तो उस स्थिति में तब क्या होगा कि यह जो रक्षा, दूरसंचार एवं वाणिज्य जैसे मुद्दे जो थे तो उनका संचालन एक ही केंद्र से किया जाएगा, एक ही सेंटर से किया जाएगा। लेकिन चौथा जो प्रावधान यह था कि यह तीनों प्रावधान तभी स्वीकार किया जाएगा जब ब्रिटेन भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देगा। तो इसी वजह से मुस्लिम लीग को भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करने के लिए कहा गया था, क्योंकि जब तक ब्रिटेन भारत को स्वतंत्र नहीं करेगा तब तक इन तीनों प्रावधानों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस पर बात चर्चा ही नहीं होगी। लेकिन क्या हुआ कि यह जो प्रावधान राजगोपालचारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था तो इस राजगोपालचारी फार्मूला को अस्वीकार कर दिया। किसने? तो मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने। क्यों अस्वीकार कर दिया? कारण क्या था? कारण था, इनका कहना यह था कि वह जो बात कही गई कि जनमत सर्वेक्षण की, यानी पश्चिमोत्तर भारत एवं पूर्वोत्तर भारत में जनमत सर्वेक्षण की जो बात की गई कि जिसके आधार पर यह तय किया जाता कि वे लोग भारत में रहना चाहते हैं या फिर उससे अलग रहना चाहते हैं, तो जिन्ना का यह कहना था कि उन क्षेत्रों में जनमत सर्वेक्षण जो करवाया जाएगा वह सिर्फ मुस्लिमों का ही करवाया जाएगा, अन्य किसी भी समुदाय का सर्वेक्षण नहीं करवाया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जिन्ना ने यह कहना चाहा कि कांग्रेस द्विराष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार कर ले, उससे नीचे वह कुछ भी नहीं चाहता था। तो जिन्ना ने कांग्रेस को द्विराष्ट्र का सिद्धांत स्वीकार करने के लिए कहा और यह कहते हुए उन्होंने इस राजगोपालचारी फार्मूला को अस्वीकार कर दिया, मानने से मना कर दिया। जबकि गांधी जी ने इस फार्मूला पर सहमत, यानी इन्हें मनाने के लिए काफ़ी प्रयास किया था और इसी संदर्भ में गांधी जी ने जिन्ना को पहली बार कायदे आजम की उपाधि प्रदान किया था।
जिसका मतलब क्या होता है कायदे आजम। कायदे आजम का मतलब क्या होता है? कायदे आजम का मतलब होता है महान नेता। तो जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। तो इसे जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया और उसके बाद फिर क्या था कि यह राजगोपालचारी फार्मूला को कुछ हिंदुओं ने भी इसकी आलोचना किया था। हिंदुओं में जैसे वीर सावरकर ने इस फार्मूला की आलोचना किया था। तो इसी वजह से आपको यहां पर एक प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद राजगोपालचारी ने दी वे आउट नामक एक पैम्पलेट जारी किया था। तो उसमें क्या प्रस्ताव इसने रखा था? तो उसमें इन्होंने सिर्फ एक ही प्रस्ताव रखा था, वह था कि संवैधानिक गतिरोध को हल करने के लिए कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता स्थापित करने का प्रस्ताव। और उसके द्वारा क्या प्रावधान था? तो वो तो यह था, लेकिन प्रस्ताव यही था। तो इस तरह से क्या हुआ कि यह फार्मूला वो सफल साबित हुआ, लेकिन संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए, उसे हल करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर एक प्रयास और किया गया। और वह प्रयास किनके द्वारा किया गया था? तो भूला भाई देसाई एवं लियाकत अली के द्वारा किया गया था। तो आइए अगला पॉइंट क्या है कि देसाई लियाकत समझौता। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस के नेता कौन थे? तो भूला भाई देसाई थे। जबकि मुस्लिम लीग के उपनेता कौन थे? तो वह लियाकत अली थे। कहां पर? तो केंद्रीय विधानसभा में। तो क्या हुआ कि भूला भाई देसाई केंद्रीय विधानसभा में ही लियाकत अली से मुलाकात किए और मुलाकात करने के बाद दोनों के बीच एक समझौता हुआ जिसे देसाई लियाकत समझौता कहा गया है। इस समझौता के द्वारा दोनों ने मिलकर केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव किसने रखा? तो भूला भाई देसाई एवं लियाकत अली दोनों ने मिलकर कहां पर एक प्रस्ताव रखा? तो केंद्र में किस चीज का? तो केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिसके द्वारा दो तरह का प्रावधान किया गया था। कौन कौन सा? तो एक प्रावधान था कि कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि बराबर संख्या में होंगे। मतलब कि केंद्र में जो अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी तो उसमें कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के सदस्य दोनों बराबर संख्या में होंगे, समान संख्या में होंगे। जबकि दूसरा प्रावधान क्या किया गया था इस प्रस्ताव के द्वारा कि 20% सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित की जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने इसे भी मानने से अस्वीकार कर दिया, यानी इसे भी मानने से इनकार कर दिया। फिर क्या था कि जब दो व्यक्तिगत प्रयास विफल हो गए संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए, उसे हल करने के लिए, तो उसके बाद फिर वेवेल योजना आया। वेवेल योजना, इसे शिमला सम्मेलन भी कहा जाएगा, अभी समझेंगे क्यों, जो जून 1945 में हुआ था। तो क्या हुआ था कि मई 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने की अवस्था में आ चुका था और ब्रिटिश सरकार भारत में जल्द से जल्द संवैधानिक गतिरोध को दूर करना चाहती थी। इसी वजह से तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड वेवेल को
भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके समझौता करने के लिए कहा और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भी कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार किया गया था उन्हें रिहा करने के लिए कहा गया था। तो आखिर एक सवाल यह उठता है कि आखिर ब्रिटिश सरकार भारत के संवैधानिक गतिरोध को, संवैधानिक समस्या को हल करने के लिए इतनी तत्पर क्यों थी? यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या बातें थी जो ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत के संवैधानिक गतिरोध को जल्द से जल्द हल करना चाहती थी। तो इसके दो कारण थे। पहला कारण यह था कि जुलाई 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में चुनाव होना था, जिसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल यह दिखाना चाहता था कि भारत की समस्या के समाधान करने के लिए वह गंभीर है। जबकि दूसरा कारण यह था कि मित्र राष्ट्र ब्रिटेन पर लगातार दबाव डाल रही थी कि वह भारत का समर्थन जल्द से जल्द प्राप्त करे। तो इन्हीं कारणों के वजह से तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड वेवेल ने 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया, जिसे शिमला सम्मेलन कहा गया है। और उस शिमला सम्मेलन में लॉर्ड वेवेल के द्वारा जो योजना प्रस्तुत किया गया तो उसे वेवेल योजना कहा गया। तो अब शायद आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी कि यह जो वेवेल योजना यानी लॉर्ड वेवेल ने जो योजना प्रस्तुत किया था तो वह कहाँ पर किया था? वह शिमला सम्मेलन में किया था। और शिमला सम्मेलन क्यों कहा गया है? क्योंकि शिमला में विभिन्न राजनीतिक दलों का, उनके दलों के प्रतिनिधियों का जो एक सम्मेलन बुलाया गया था 25 जून 1945 को, तो इसी वजह से उसे शिमला सम्मेलन कहा गया है। तो अब समझ में आ गया कि दोनों चीज़ एक ही है, जो भी आपसे पूछा जाए बात बराबर ही होगा। तो यह कब हुआ था? जून 1945 में। तो आइए बात करते हैं, जब शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया या फिर हम कहें कि जब वेवेल योजना प्रस्तुत किया गया तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। इस सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? शिमला सम्मेलन का आयोजन तो 25 जून से 14 जुलाई 1945 के बीच यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। मतलब 25 जून 1945 को यह सम्मेलन शुरू हुआ था और जबकि 14 जुलाई 1945 को यह सम्मेलन समाप्त हुआ था। फिर बात करें कि इस शिमला सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो विभिन्न राजनीतिक दलों के 21 प्रतिनिधियों ने इस शिमला सम्मेलन में भाग लिया था। इसमें कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था इस सम्मेलन में? अर्थात कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो वो मौलाना आज़ाद ने किया था, अर्थात अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, जो उस समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। फिर बात करते हैं कि इस सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। जबकि इस शिमला सम्मेलन के दौरान गांधी जी शिमला में ही मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी गांधी जी ने शिमला सम्मेलन में भाग नहीं लिया। फिर बात करें कि इसी सम्मेलन में 25 जून को भारतीय वायसराय लॉर्ड वेवेल ने संवैधानिक गतिरोध को हल करने के उद्देश्य से एक योजना प्रस्तुत किया। तो यह योजना किसने प्रस्तुत किया? लॉर्ड वेवेल ने। तो इसी वजह से इस योजना को वेवेल योजना कहा गया है।
अब बात करते हैं कि इस योजना के द्वारा क्या क्या प्रावधान किया गया था। तो पहला प्रावधान था कि जब तक भारत में संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक भारत में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाए और उसी के द्वारा सरकार चलाया जाए। तो इसी संदर्भ में क्या था कि पहला प्रावधान था कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन करना, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व को शामिल किया जाएगा। फिर बात करें कि परिषद में, परिषद कहने का मतलब कि कार्यकारिणी परिषद, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में, तो कार्यकारिणी परिषद में वायसराय एवं सैन्य प्रमुख को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो सैन्य प्रमुख, जिसे इंग्लिश में कमांडर इन चीफ कहा जाता है, अर्थात प्रधान सेनापति, भारत का प्रधान सेनापति, तो इस वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में वायसराय एवं कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। लेकिन जब यह सैन्य प्रमुख की बात आ जाती है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह सैन्य विभाग जो था, अर्थात रक्षा विभाग, डिफेंस डिपार्टमेंट जो था, वह ब्रिटिश सरकार के पास ही रहने वाला था, वायसराय के अधीन ही रहने वाली थी, वह भारतीयों को मिलने वाली नहीं थी। इसके बाद फिर बात करें कि परिषद में, कार्यकारिणी परिषद में हिंदू एवं मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। यहां पर ध्यान से समझिएगा, यह कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की बात नहीं की जा रही है, बल्कि इस परिषद में हिंदुओं एवं मुसलमानों की संख्या बराबर होगी, यह प्रावधान किया गया था। अभी इस पर चर्चा भी करेंगे। फिर क्या था अगला प्रावधान कि परिषद यानी कार्यकारिणी परिषद जो होगी वह अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। उसके बाद फिर अगला प्रावधान क्या था कि वायसराय बिना कारण निषेधाधिकार, जिसे इंग्लिश में वीटो कहा जाता है, वीटो पावर, तो वायसराय बिना कारण निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करेगी। और फिर अगला प्रावधान क्या था, वह यह था कि युद्ध समाप्ति के बाद, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। यह प्रावधान किया गया था इस शिमला सम्मेलन में। किस योजना के द्वारा? तो वेवेल योजना के द्वारा। लेकिन क्या हुआ कि यह जो शिमला सम्मेलन था, यह शिमला सम्मेलन असफल रहा। इसका कारण क्या था? क्यों यह शिमला सम्मेलन असफल रहा? तो इसका कारण था कि जिन्ना द्वारा, यानी मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा सभी मुसलमान मुस्लिम लीग से होने की इन्होंने मांग कर दिया, अर्थात सांप्रदायिक मुद्दे को इसने फिर से उठा दिया। तो आइए इसे समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक प्रावधान क्या था कि परिषद में हिंदुओं एवं मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। तो इसी बात को लेकर जिन्ना ने यह शर्त रखा इस सम्मेलन में कि इस कार्यकारिणी परिषद में जितने भी मुसलमान शामिल होंगे वह सभी के सभी मुस्लिम लीग से होनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि मुस्लिम लीग का नेतृत्व करने वाली संस्था वह मुस्लिम लीग है, यानी मुस्लिमों का नेतृत्व करने वाली संस्था वह मुस्लिम लीग है। लेकिन क्या हुआ कि कांग्रेस ने जिन्ना के इस बात को मानने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का यह कहना था कि कांग्रेस किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय संस्था है। लेकिन जिन्ना के इस प्रस्ताव से, इस शर्त से क्या होगा कि कांग्रेस की छवि सवर्ण
हिंदुओं का नेतृत्व करने वाली संस्था के रूप में रह जाएगी। तो इसी वजह से कांग्रेस ने जिन्ना के इस बात को मानने से इनकार कर दिया और परिणाम स्वरूप भारतीय वायसराय लॉर्ड वेवेल ने 14 जुलाई 1945 को इस सम्मेलन को अर्थात शिमला सम्मेलन को वो सफल कहते हुए, वो सफल घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया। तो जब यह सम्मेलन वो सफल रहा तो मौलाना आजाद ने इस शिमला सम्मेलन के विफलता पर एक कथन कहा था कि यह शिमला सम्मेलन का विफल होना भारतीय राजनीति के इतिहास में एक जल विभाजक सूचक है। तो एक जल विभाजक सूचक किसने कहा था? मौलाना आजाद ने। किस संदर्भ में? तो शिमला सम्मेलन के विफल होने के संदर्भ में इन्होंने उसे एक जल विभाजक सूचक कहा था। फिर बात करें कि यहां पर एक प्रश्न है कि इस तरह से क्रिप्स मिशन एवं वेवेल कहने का मतलब लॉर्ड वेवेल या वेवेल योजना समझ सकते हैं। तो क्रिप्स मिशन एवं वेवेल योजना अर्थात दोनों से वार्ता करने वाले कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो इससे पहले हम लोग क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जब क्रिप्स मिशन भारत आई थी तो कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो दो व्यक्ति थे, एक मौलाना आजाद और दूसरा जवाहरलाल नेहरू। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वो मौलाना आजाद थे। और उसके बाद फिर क्या हुआ? वेवेल योजना प्रस्तुत किया गया और इससे भी बात करने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो मौलाना आजाद थे। तो इसी वजह से इस तरह का एक प्रश्न पूछा जाता है। वह प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन एवं वेवेल दोनों से वार्ता करने वाले कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो वो मौलाना आजाद थे। अब बात करते हैं कि शिमला सम्मेलन तो विफल रहा, लेकिन इसके विफलता से मुस्लिम लीग को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसकी स्थिति और सुदृढ़ हुई और उसका परिणाम 1945 से 46 के दौरान जो भारत में आम चुनाव हुआ उसमें देखने को मिला। तो आइए देखते हैं उसके परिणाम को। तो क्या है, अब हम लोगों का अगला टॉपिक है भारत में आम चुनाव जो 1945 से 1946 के दौरान हुआ था। और यह जो भारत में आम चुनाव हुआ वह केंद्रीय विधानसभा एवं प्रांतीय विधानसभा दोनों का चुनाव हुआ था। लेकिन भारत के आम चुनाव से पहले हम ब्रिटेन के चुनाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या हुआ कि जुलाई 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ और जब चुनाव हुआ तब 26 जुलाई, पूरा डेट है कि 26 जुलाई 1945 ईस्वी को क्लीमेंट एटली के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी की सरकार बनी। कहाँ पर? तो ब्रिटेन में। और इस तरह से जब 26 जुलाई 1945 को लेबर पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली बने। जबकि इससे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो विंस्टन चर्चिल थे। यहाँ देखिए नाम लिखा हुआ भी है, विंस्टन चर्चिल। लेकिन अब 26 जुलाई 1945 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन बन गए थे? वो क्लीमेंट एटली। और वो किस पार्टी के थे? तो वो लेबर पार्टी के थे। तो लेबर पार्टी का भारत के प्रति उदार नजरिया था, यानी ये लोग भारत के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखते थे। कौन? लेबर पार्टी के नेता अर्थात ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। तो बात करें कि क्या हुआ कि जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बने तब उन्होंने भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल को इंग्लैंड बुलाया और बुलाकर उसने भारत में जल्द से जल्द प्रांतीय एवं केंद्रीय विधानसभा का चुनाव करवाने के लिए कहा।
और इसी संदर्भ में तब क्या हुआ कि लॉर्ड वेवेल ने भारत में केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानसभा का चुनाव करवाया। कब? तो 1945 से 1946 ईस्वी के दौरान। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय विधानसभा के बारे में। तो केंद्रीय विधानसभा के कुल 102 सीटों पर चुनाव हुआ था। कितने सीटों पर? तो कुल 102 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें से कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरा था। तो क्या था कि इस 102 सीटों में से कांग्रेस को 59 सीटें प्राप्त हुई थी, जबकि मुस्लिम लीग को 30 सीटें प्राप्त हुई थी, अकाली दल को 2 सीटें प्राप्त हुई थी, जबकि निर्दलीय को 3 सीटें और यूरोपियन को 8 सीटें प्राप्त हुई थी। कहाँ पर? तो यह केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में। लेकिन अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि 1945 से 46 के दौरान केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में कौन सी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, तो वो कांग्रेस थी। या कौन सी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में गठित हुई थी, तो वो कांग्रेस थी। अब बात करते हैं प्रांतीय विधानसभा के बारे में। प्रांतीय विधानसभा का जो चुनाव हुआ, तो प्रांतीय विधानसभा का चुनाव कितने प्रांतों में हुआ? 11 प्रांतों में। और 11 प्रांतों के कुल कितने सीटों पर? तो 1585 सीटों पर यह प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ। तो आइए यहाँ परिणाम देखते हैं क्या रहा कि पहले सीट की बात कर लेते हैं, फिर प्रांत के हिसाब से बात करेंगे। तो इस 1585 सीटों पर कांग्रेस को 923 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि मुस्लिम लीग को 425 सीटों पर जीत हासिल हुई। अगर यह आंकड़ा देखा जाए तो आप सवाल उठाइएगा कि आखिर कैसे इस शिमला सम्मेलन के विफल होने पर मुस्लिम लीग और सुदृढ़ हुआ। यहाँ तो ऐसा परिणाम दिख नहीं रहा है, लेकिन कंपेयर कीजिए, पिछले चुनाव से इसका तुलना कीजिए तो आपको रिजल्ट दिखेगा। तो देखिए क्या था कि इससे पहले 1937 में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ था। तो जब 1937 में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ तो कुल सीटों में से मुस्लिम लीग को मात्र 109 सीटें प्राप्त हुई थी, जबकि 1945 से 46 के दौरान जो प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें मुस्लिम लीग को 425 सीटें प्राप्त हुई। तो शायद अब आपको समझ में आया होगा कि मुस्लिम लीग हाँ पहले से जरूर सुदृढ़ हुई थी। भले ही वो कांग्रेस से कम सीटें लाया था, लेकिन वो अपने पिछले चुनाव के तुलना में ज़्यादा सीटें लाई थी। इसका मतलब उसकी स्थिति सुदृढ़ हुई थी। तो बात करते हैं इसी संदर्भ में कि क्या हुआ कि जो प्रांतीय विधानसभा का चुनाव 11 प्रांतों में हुआ, तो इस 11 प्रांतों में से 9 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी? 9 प्रांतों में। तो यह अनुपात है 8:1 का, यानी 8+1 है। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस ने इन 11 प्रांतों में से जो 9 प्रांतों में सरकार बनाई, तो उसमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के द्वारा सरकार बनाई थी, अर्थात उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। जबकि एक प्रांत में कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई थी, अर्थात गठबंधन की सरकार बनाई थी। जबकि इससे पहले कांग्रेस ने 1937 के चुनाव में 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी, और जिसमें से उन 8 प्रांतों में 5 प्रांतों में, यानी उस 8 प्रांतों में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, जबकि 3 प्रांतों में मिलीजुली सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार इसने 8 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, और वह 8 प्रांत कौन कौन सा था? तो इसे नोट कीजिए। तो वह 8 प्रांत था बिहार, उड़ीसा, मद्रास, बम्बई, असम, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत एवं उत्तर पश्चिमी प्रांत। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? तो इसे आप 1937 के चुनाव से याद रख सकते हैं। कैसे? तो 1937 के चुनाव में
कांग्रेस ने जिस 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी, तो उन सभी 8 प्रांतों में इस बार उन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई थी। तो वैसे आप उन 8 प्रांतों को याद रख सकते हैं 1945 से 46 के दौरान। लेकिन इस बार कांग्रेस ने उस 8 प्रांत को छोड़कर एक अन्य प्रांत में भी सरकार बनाया, लेकिन वो मिली जुली सरकार थी। तो वह मिली जुली सरकार जो बनाया था वह प्रांत कौन सा था? तो कांग्रेस की मिली जुली सरकार जो बनी थी वह कहाँ पर? तो पंजाब में बनी थी। जबकि 1937 के चुनाव में यहाँ पंजाब में मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई थी गठबंधन करके, यानी यूनियनिस्ट पार्टी के साथ उसने सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई पंजाब में। तो पंजाब में क्या हुआ कि खिज्र हयात खां के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी, कांग्रेस एवं अकाली दल के गठबंधन की सरकार बनी थी। अर्थात यह खिज्र हयात खां पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री चुने गए थे, मुख्यमंत्री बने थे। तो खिज्र हयात खां किस पार्टी के थे? तो यूनियनिस्ट पार्टी के थे। अर्थात यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ नहीं बल्कि गठबंधन की। तो हम कह सकते हैं कि पंजाब में इस बार कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनी थी। किसके नेतृत्व में? तो खिज्र हयात खां के नेतृत्व में, जो यूनियनिस्ट पार्टी के नेता थे। अब बात करते हैं कि 11 प्रांतों में से 9 प्रांत की तो बात हो गई, लेकिन अब 2 प्रांत की बात करते हैं। तो 2 प्रांत, जो 2 प्रांत रह गया, तो उस 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। वह 2 प्रांत कौन कौन सा था? तो वह बंगाल एवं सिंध। लेकिन इस बार मुस्लिम लीग ने इन 2 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। जबकि 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग ने 3 प्रांतों में सरकार बनाई थी, लेकिन तीनों में गठबंधन की सरकार थी। और वह 3 प्रांत कौन कौन सा था? तो एक तो बंगाल एवं सिंध और तीसरा था पंजाब। लेकिन इस बार क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने बंगाल एवं सिंध में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और उसके अलावा अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में मुस्लिम लीग बड़े दल के रूप में उभरा था। लेकिन बड़े दल के रूप में उभरने के बावजूद भी क्या किया कि यहाँ पर यूनियनिस्ट पार्टी, कांग्रेस एवं अकाली दल ने मिलकर सरकार बना लिया। जबकि इन तीनों से ज़्यादा यहाँ पर बहुमत किसे मिला था? पंजाब में भी तो मुस्लिम लीग को मिला था। लेकिन सरकार बनाने लायक सीटें प्राप्त नहीं हुई थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि इन तीनों ने आपस में गठबंधन कर लिया। तो शायद अब आप समझे होंगे कि मुस्लिम लीग की स्थिति पहले से जरूर सुदृढ़ रही थी। अब अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो यह जो 1945 से 46 के दौरान जो भारत में आम चुनाव हुआ, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानसभा का चुनाव, तो उन दोनों को मिलाकर अगर बात करें तो मुस्लिम लीग को 86.6% अर्थात 86.6% जो वोट मिला था वह मुस्लिमों का इन्हें वोट प्राप्त हुआ था। जबकि कांग्रेस की अगर बात करें तो इस चुनाव में कांग्रेस को 91% वोट वो गैर मुस्लिमों का प्राप्त हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि इस चुनाव ने यह तय कर दिया कि भारत में मुस्लिमों का नेतृत्व करने वाली संस्था वह मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस नहीं। तो यह किस चुनाव ने यह तय कर दिया, स्पष्ट कर दिया? तो 1945 से 46 के दौरान जो चुनाव हुआ तो उसने यह तय कर दिया। अब बात करते हैं कि अगले पॉइंट के बारे में, तो वह है शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, जिसे इंग्लिश में रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह भी कहा जाता है। यह कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। यह विद्रोह जो था वह भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज एवं अन्य जो विद्रोह था उसी के परिणाम स्वरूप यह विद्रोह हुआ था।
कौन सा विद्रोह? तो शाही भारतीय नौसेना विद्रोह। तो नौसेना विद्रोह का मतलब यह हुआ कि यह नौ सैनिकों के द्वारा शुरू किया गया विद्रोह था, जिसे इंग्लिश में रॉयल इंडियन नेवी भी कहा जाता है। आइए इसके बारे में बात करते हैं कि यह विद्रोह कब, कहाँ से और क्यों हुआ था। तो यह प्रारंभ जो हुआ था 18 फरवरी 1946 ईस्वी को। कहाँ से? तो बंबई से हुआ था। बंबई के HMIS तलवार नामक जहाज के 1100 सैनिकों ने इस विद्रोह को शुरू किया था। तो आपको यह पता चल गया कि यह विद्रोह कब शुरू हुआ था, 18 फरवरी 1946 को। कहां पर? बंबई में। किस जहाज के नौ सैनिकों ने यह विद्रोह शुरू किया था? तो उस जहाज का नाम है, यह आपको याद रखना है कि HMIS तलवार नामक जहाज के 1100 नौ सैनिकों ने इस विद्रोह को शुरू किया था बंबई में। तो जब यह विद्रोह शुरू हुआ तो इसका कारण क्या था, क्यों शुरू किया गया? तो इस विद्रोह के शुरू होने का कारण था, कई सारे कारण थे। वो कारण है कि कम वेतन, यानी इन भारतीय नौसैनिकों को ब्रिटिश सरकार द्वारा कम वेतन देना। दूसरा, इन्हें खराब भोजन देना। तीसरा, इनके साथ नस्लीय भेदभाव किया जाना। चौथा जो कारण था कि आज़ाद हिंद फौज पर जो ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया था, वो भी कारण था इनके द्वारा विद्रोह शुरू करने का। और फिर पांचवा कारण जो था वह था कि BC दत्त नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी के विरोध में भी इन्होंने इस विद्रोह को शुरू किया था। तो आइए बात करते हैं कि यह BC दत्त कौन थे। तो BC दत्त जो यह जहाज था HMIS तलवार, तो इस तलवार नामक जहाज के दीवारों पर BC दत्त ने भारत छोड़ो लिखा था, जिस वजह से क्या हुआ कि अंग्रेजी सेना ने BC दत्त को गिरफ्तार कर लिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तलवार नामक जहाज के दीवारों पर भारत छोड़ो किसने लिखा था, तो BC दत्त ने लिखा था, जो एक भारतीय नौसैनिक थे। तो बात करते हैं कि कारण हमें समझ में आ गया। तो जब यह विद्रोह शुरू हुआ तो यह कहां कहां फैला? तो बंबई से शुरू होने वाला यह भारतीय नौसेना विद्रोह कराची, मद्रास एवं कलकत्ता तक फैला था। और कराची में जो यह विद्रोह शुरू हुआ था तो इसे किसने किया था? तो हिंदुस्तान नामक जहाज के नौसैनिकों ने कराची में इस विद्रोह को शुरू किया था। जिस तरह से बंबई में HMIS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों ने इस विद्रोह को शुरू किया, तो उसी तरीके से कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज के नौसैनिकों ने इस विद्रोह को शुरू किया था। फिर जो बंबई से शुरू हुआ, कराची, मद्रास एवं कलकत्ता तक फैला था। अब बात करें कि यह जो भारतीय नौसेना, शाही भारतीय नौसेना विद्रोह था, इसे भारत की लाल क्रांति की संज्ञा प्रदान की गई है। तो किस विद्रोह को भारत की लाल क्रांति कहा गया है? तो शाही नौसेना विद्रोह को, यानी रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह को भारत की लाल क्रांति कहा गया है। इसके बाद फिर क्या हुआ कि इन नौसैनिक विद्रोहियों के समर्थन में हड़ताल समिति का गठन किया गया। यानी भारतीयों ने हड़ताल समिति का गठन किया, किसके नेतृत्व में? MS खान के नेतृत्व में। कहां पर? तो बंबई में किया था। और जब हड़ताल समिति का गठन किया गया तब 22 फरवरी 1946 ईस्वी को बंबई में हड़ताल का आयोजन किया गया था, जिसमें 2 लाख मजदूरों ने भाग लिया था। इस तरह से इन नौसैनिक विद्रोहियों का जो है भारतीयों ने समर्थन किया था, और भी अन्य वर्गों ने इनके विद्रोह का समर्थन किया था, जिसमें से कांग्रेस ने भी जो है इसका समर्थन किया था, मुस्लिम लीग ने भी समर्थन किया था। तो अब बात करते हैं कि क्या हुआ कि जब यह विद्रोह व्यापक रूप से फैलने लगा, तब इस नौसेना विद्रोह का दमन करने के लिए भारत के नौसेना अध्यक्ष को, मतलब क्या हुआ कि भारत के नौसेना अध्यक्ष को
इन ये शाही नौसेना विद्रोह का दमन करने के लिए कहा गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो जब यह विद्रोह शुरू हुआ था तो उस समय भारत का नौसेना अध्यक्ष कौन था? तो एडमिरल गॉडफ्रे था। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसे इन लोगों का दमन करने के लिए कहा गया। तो इसी वजह से क्या था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने इन विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने का अनुरोध किया। यानी इन लोगों को, यानी भारतीय नौसैनिक विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए किसने कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। क्यों? इसलिए अगर ये आत्मसमर्पण कर देते तो क्या होता कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनके विरुद्ध दमनात्मक कार्रवाई नहीं की जाती। तो इसी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने इनसे आत्मसमर्पण करने के लिए अनुरोध किया और इन्हीं के अनुरोध पर यह नौसैनिक विद्रोहियों ने 23 फरवरी 1946 ईस्वी को आत्मसमर्पण कर दिया। इन्होंने आत्मसमर्पण जरूर कर दिया, लेकिन इसी विद्रोह का परिणाम था कि जिस कारण से इन लोगों ने विद्रोह किया था और जो हड़ताल में इन लोगों की यह मांग थी, तो इन सभी मांगों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा पूरा कर लिया गया था। लेकिन इस विद्रोह का एक परिणाम यह भी निकला कि अब ब्रिटिश सरकार भारतीय नौसेना पर भी विश्वास नहीं करने लगी थी। तो इस तरह से आज का क्लास हम लोगों का समाप्त हुआ। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।